हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 12th क्लास के फिज़िक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल से समझेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कुछ इंट्रोडक्शनरी पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिटेल्ड वर्जन है, जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बातें हमें पता होनी चाहिए या क्वेश्चन बनते समय जो चीज़ें काम में आती है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को दे दूं कि हमने जो बैच अनाउंसमेंट है उसको वहाँ पर कर दिया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया के अंदर भी देखा होगा। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कोचिंग के ऑफिस में भी आकर करवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस को अभी तक खोला है, क्योंकि क्लासेस वगैरह तो अभी चल नहीं रही। और उसके अलावा आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फ़ोन पे भी करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल के द्वारा। जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों इस बार थोड़ा मामला जो है वो लिमिटेड सीट्स का होगा। लिमिटेड सीट का हमेशा तो ये चीज़ें केवल आप लोगों ने सुनी होगी, बोली जाती है कि लिमिटेड सीट्स, लेकिन इस बार हमें मजबूरी में ही सही लेकिन लिमिटेड सीट्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना वहाँ पर हमारे पास जो एरिया होगा अवेलेबल क्लास का, जो प्रीमाइसेस होंगे, उन प्रीमाइसेस का हम लोग 1/3 ही यूज़ कर पाएंगे। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसका 1/3 ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए लास्ट ईयर तक तो हम जितने भी स्टूडेंट थे उन सबके एडमिशन ले लिया करते थे और एडजस्टमेंट हो जाता था, लेकिन इस बार जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिशन वाले थ्योरी के ऊपर काम करेंगे, और ऐसे में वो रियली लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो रजिस्ट्रेशन की जो लाइंस है वो हमने ओपन कर दी है। मे बी जून तक या जुलाई तक जब भी क्लासेस शुरू करने की एडवाइजरी आएगी और जो जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करते हुए हमें क्लासेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद। तो ऐसे में हम यहाँ पर आज का अपना जो 12th क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बातें हैं उनको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पहले छोड़ा था। हमने उसको बोला था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता या सामर्थ्य, वो भी एक जैसी ही बनी रहती है। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लस चार्ज होता है वो फील्ड के साथ साथ गति करता है, उस पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मैंने आपको फोर्स भी बताया था कि फोर्स जो होता है वो Q × E होता है, क्योंकि E = F/Q बताया था हमने, तो F = QE हो जाएगा। और माइनस चार्ज जो होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में हमने इतनी बातें आपको बता दी थी। और देखिए इंपॉर्टेंट जो बात होगी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारी 12th क्लास के अंदर और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट और जेईई के अंदर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। इसीलिए हम लोग इसके अंदर यूनिफॉर्म की बात पहले करेंगे, उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म की करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम आर्टिकल नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, ये सारा उसके ए पॉइंट में चल रहा है अभी, जिसमें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ थोड़ी अच्छे लेवल की बातें कर लेते हैं। हालांकि ये लेवल भी कॉमन हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ट्रेडिशनल केसेस हैं, वो सब केसेस हमेशा पूछे जाते हैं, हर जगह पे काम आते हैं। इसीलिए हम इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कुछ और बातें कर रहे हैं। हम कहेंगे कि इफ E इज यूनिफॉर्म, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो F होगा वो F भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि समरूप रहेगा, एक जैसा फोर्स लगेगा, ये फोर्स बार बार चेंज नहीं होगा। और अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
त्वरण क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को जैसे हम फील्ड में रखते हैं, आपको पता है फील्ड में रखते चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, चार्ज पार्टिकल चलना शुरू हो जाता है। चलते समय अगर उसका फोर्स यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि चार्ज भी एक पार्टिकल है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आप सॉल्यूशन करने के लिए क्या चीज लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होंगे, इस बात का खास ख्याल रखना है। आप नोट में भी लिख सकते हो, नोट ये बात नोट करके आप एक नोट लगा के लिख लो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युत क्षेत्र में, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण की गति के प्रश्न हल करने के लिए, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण की गति के प्रश्न हल करने के लिए वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, हम गति की समीकरण लगा सकते हैं। वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, हम गति की समीकरण लगा सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें हर तीनों इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्सेलरेशन क्या कहेंगे कि F जो होता है वो Q इंटू E होता है, और जब चार्ज पार्टिकल चलने लगेगा तो चार्ज पार्टिकल का मास हमारे पास होगा, तो ma को किसके बराबर रख देंगे, QE के बराबर रख देंगे। तो एक्सेलरेशन हम वहां पर क्या यूज कर लेंगे, QE/m। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन को QE/m यूज करना है। ग्रेविटेशन वाले केस में तो आप हमेशा एक्सेलरेशन को g के रूप में यूज करते हो, स्मॉल g के रूप में, लेकिन यहाँ पर आपको QE/m का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज नोट कर लो और एक सवाल लिखो, आप इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कुछ यूं है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ Q, M, कैपिटल Q, कैपिटल M का एक आवेशित कण, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ कैपिटल Q, कैपिटल M is free for motion, आवेशित कण समरूप विद्युत क्षेत्र में is free for motion in uniform electric field, समरूप विद्युत क्षेत्र में गति के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। free for motion in uniform electric field, कैपिटल E, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो कैपिटल E। चार्ज पार्टिकल है Q, ये है M और ये है कैपिटल E, स्वतंत्र कर दिया गया है। तो याद करें, देन फाइंड आउट नंबर 1, नंबर 1 में लिख लो, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्मॉल t टाइम, स्मॉल t समय बाद गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्मॉल t टाइम, स्मॉल t समय बाद गतिज ऊर्जा। और दूसरा लिख लो, टाइम इंटरवल टू कवर स्मॉल d दूरी तय करने में लगा समय, टाइम इंटरवल टू कवर स्मॉल d डिस्टेंस, स्मॉल d दूरी तय करने में लगा समय। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हम गतिज ऊर्जा के लिए वेलोसिटी पता कर सकते हैं, मास दिया वेलोसिटी हम पता कर लें, d दूरी तय करने में लगा समय करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगा। तो ऐसे में इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है t समय बाद गतिज ऊर्जा के लिए आप वेलोसिटी पता करो, वेलोसिटी के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगा लो, क्योंकि इसमें t समय भी आ जाएगा, m भी आ जाएगा, q भी आ जाएगा, e भी आ जाएगा। उस आवेशित कण को हमने गति के लिए जस्ट स्वतंत्र किया ही है, तो इसका मतलब u क्या हो जाएगा, 0 प्लस 80। एक्सेलरेशन की जगह आप लिख सकते हो QE/m इंटू t, तो हमारे पास वेलोसिटी होगी QET/m, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी हाफ mv²। यही हमसे पूछा है, हाफ mv², हाफ mv² की जगह q² e² t² अपॉन m, q²
ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्यू ई टी का होल स्क्वायर अपॉन एम काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे सवाल का जवाब है। और इस अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं यहाँ से जो जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनकी बात आपको बता देता हूँ। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो क्यू स्क्वायर अपॉन एम पर बेस्ड है, क्यू स्क्वायर अपॉन एम के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम कांस्टेंट रहे, मतलब एक प्रोटॉन को, एक न्यूट्रॉन को, एक अल्फा पार्टिकल को, इन तीनों के क्यू और एम अलग अलग होते हैं, इन सबको अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम टाइम के लिए छोड़ दें तो काइनेटिक एनर्जी के रेशो क्यू स्क्वायर अपॉन एम से निकाले जाएंगे। तो क्यू स्क्वायर अपॉन एम वाली जो बात है वो एक परीक्षा में पूछी जा चुकी है, बीएचयू मेडिकल के पेपर में पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन का आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसी क्यू स्क्वायर अपॉन एम वाली बात से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हमने एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यहाँ जानकारी देनी जरूरी है इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1 और अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है और प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। तो 1H1 2He4, इसमें जो ऊपर वाला है वो मास को बता रहा है और ये जो नीचे वाला है 1 और 2 ये इसके चार्ज को बता रहा है। तो ऐसे में यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था IIT के एक पेपर के अंदर कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल टाइम के लिए छोड़े गए, इक्वल टाइम के लिए छोड़ दिए गए, तो बताओ उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी अल्फा, क्यू स्क्वायर अपॉन एम प्रोटॉन के लिए, क्यू स्क्वायर अपॉन एम अल्फा पार्टिकल के लिए। तो प्रोटॉन के लिए क्यू और एम क्या होगा, क्यू भी 1 है एम भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1। अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू कितना है 2 और एम कितना है 4, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4। ये सब सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो इसमें Q और M के हिसाब से रखकर जब हम सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी अल्फा का रेशो 1:1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा जा चुका है बच्चों, तो बहुत बेसिक है ये। पहले इन ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, आजकल 12th क्लास के पेपर में भी पूछे जाते हैं, नीट और जेई जैसे पेपर में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बेसिक और सरफेस लेवल के केसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा और क्वेश्चन है कि डी दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा। डी दूरी कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से। इस दूसरे क्वेश्चन के जवाब के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगा दो, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। टाइम पूछा है 2d अपॉन a, यहाँ आ जाएंगे, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा अंडर रूट 2d अपॉन a। a की जगह आप क्या यूज कर लोगे QE/m, तो आंसर आ जाएगा 2md या 2dm अपॉन QE। ये इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये वाला नोट कर लें आप। और एक क्वेश्चन मैं आपको RW के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद हम आर्टिकल 3A से 3B में चले जाएंगे, क्योंकि ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ अच्छी बातें भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए आपको जो दे रहे हैं वो ये है। ये हमारे पास एक सीधी दीवार है, वॉल है, और ये एक प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं मैकेनिक्स से जोड़ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक को, और इस ब्लॉक का जो चार्ज है वो Q है और इसका जो मास है वो M है। अब हमने सडनली, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ध्यान रखना यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन वाली बात ही खत्म हो जाएगी, नो फ्रिक्शन। अब हमने सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जो ब्लॉक है वो अपने इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दीवार पे जाता है और दीवार से इलास्टिक कोलिजन करके वापस आता है। आपको ये बताना है कि जाने में और आने में, मतलब एक कंप्लीट चक्कर में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप क्वेश्चन का ये डायग्राम बना लो और क्वेश्चन नोट कर लो। ये यहाँ से d दूरी पर स्थित है, ये जो दूरी है
ये डी है यहाँ पे। क्वेश्चन लिख लो, व्हेन द गिवन चार्ज ब्लॉक, जब दिया गया आवेशित ब्लॉक फ्री फॉर मोशन, स्वतंत्र कर दिया जाता है, फ्री फॉर मोशन स्वतंत्र कर दिया जाता है, देन तो इट इलास्टिकली कोलाइड फ्रॉम द वॉल, तो यह दीवार से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, इलास्टिकली कोलाइड फ्रॉम द वॉल, दीवार से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, एंड रिटर्न्स बैक, और पुनः लौट जाता है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, गति का आवर्तकाल ज्ञात करें। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ मोशन, गति का आवर्तकाल ज्ञात करें। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए बच्चों। अब हम आर्टिकल 3B में चलेंगे। 3B में हम आपको दोनों चीजें बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी, क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा क्षेत्र देखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पैदा होता है उसकी बात करें। तो उस आर्टिकल की हेडिंग लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। बहुत आसान है, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, मतलब स्रोत आवेश है। इसके चारों तरफ ऐसा फील्ड होता है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ ऐसा फील्ड होता है, तो इस चार्ज के चारों तरफ भी ऐसा फील्ड होगा। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करना है, हमें मान लो इस पॉइंट पे पता करना है। ये एक पॉइंट ले लिया हमने P, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो पॉइंट है, इस पर इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ की डिस्टेंस पता करेंगे, ये डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए हम हमारा वही F/Q वाला फंडा लगाएंगे। Q इसमें टेस्ट चार्ज है, तो हम एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं, और उस टेस्ट चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स पता करते हैं, KQ/R²। अपॉन में Q रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ/R²। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो E वेक्टर हमें बताना पड़ेगा, KQ/R², R कैप हो जाएगा। हालांकि प्लस चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन अलग होती है, माइनस चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन अलग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी KQ/R², KQ/R² ठीक उसकी तरह जैसे GM/R² आपने पढ़ा था कि अर्थ की वजह से GM/R² होता है, G की जगह K, M की जगह Q, R² की जगह R²। ग्राफ क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा ये R और E, ये हाइपरबोला वाला ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R²। अब यहाँ जो दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बात पहली बात मैंने बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। दूसरी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूरी कवर करोगे, मतलब आपका R जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बदलता जाएगा, बदलता जाएगा मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा। और इसकी पॉइंट चार्ज की वजह से कभी भी आपको पूछे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बताना है, नॉन यूनिफॉर्म बताना है। नोट कर डालो इसको, ठीक है। अब हम अगले जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। अगला बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, और जब वो भूल जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चंस करना भी भूल जाते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और बहुत ही छोटी सी बात है, प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन दोनों की आदत अलग अलग होती है। प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैंने बताया था आपको डायरेक्शन अलग अलग होती है, वही बताने जा रहा हूँ। अगर किसी भी पॉइंट को मैं इसके चारों तरफ एक घेरा बना देता हूँ, मैंने इसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया, इसके चारों तरफ भी एक घेरा बना देता हूँ, मैंने इसके चारों तरफ भी एक घेरा बना दिया, और इन घेरों में मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए इस प्रकार से, सिमेट्रिकल समझो आप इसको।
इन पॉइंट के ऊपर प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो हम ज्ञात कर लेंगे E q अपॉन r स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन प्लस के कारण डायरेक्शन होती है दूर दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस प्रकार बताना। जब कभी भी प्लस चार्ज के कारण आप डायरेक्शन बताओ तो आवेश से दूर दूर बतानी है उसी लाइन पर, इस प्रकार से। किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इस तरफ हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इस तरफ हो। माइनस के अंदर मामला थोड़ा उल्टा होता है प्लस की तुलना में। माइनस के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो माइनस के पास पास होती है। जब आप माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओगे तो माइनस की तरफ होगी, इस प्रकार से। ऐसे माइनस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। जब हम 2, 3, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में जोड़ रहे होंगे तो हम सीधे नहीं जोड़ पाएंगे, हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, जैसे हमने फोर्स वाले केस में किया था, आपको याद होगा। तो ये प्लस के कारण और ये माइनस के कारण, ये रेडियली आउटवर्ड होगा, ये रेडियली इनवर्ड होगा। ये दोनों डायरेक्शन आप बना लो इसके अंदर। इसके पास में, इस डायग्राम के पास में लिख देना आप रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर की ओर। इसमें लिख दो टुवर्ड्स द चार्ज, आवेश की ओर। आप ऐसे भी लिख सकते हो आवेश से दूर दूर, आवेश के पास पास, किसी भी पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस क्यू है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, डायरेक्शन इस तरफ होगी। यहाँ माइनस क्यू है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरफ होगी। यहाँ माइनस क्यू है, डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस प्लस के कारण यहाँ पूछा है, सीध में आपको डायरेक्शन ऐसे बनाना, ये इस तरीके से हो जाएगा। पूरे चैप्टर में काम आता रहेगा, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक काम आता रहेगा। फिर इसी आर्टिकल में पॉइंट चार्ज की बात हो रही है अभी तक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब उदासीन बिंदु। आज का अंतिम विषय है ये, उदासीन बिंदु। न्यूट्रल पॉइंट से हमारा मतलब है एक ऐसा पॉइंट, आप उदासीन बिंदु हेडिंग लगा दो और उसमें लिखो इट इज अ पॉइंट, यह एक ऐसा बिंदु है इन विच, जिसमें कैपिटल E एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कैपिटल E शून्य होता है। फोर्स ऑन द चार्ज, इस बिंदु पर रखे गए आवेश पर फोर्स ऑन द चार्ज विच इज पुट ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर रखे गए आवेश पर बल शून्य लगता है, विच इज पुट ऑन दिस पॉइंट इज 0। एक और लिख लो और करके, देयर इज नो लाइन ऑफ फोर्स सिचुएटेड ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कोई भी बल रेखा नहीं होती है ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको सीधा एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल है कि मेरे पास r डिस्टेंस पर 2 आवेश रखे हुए हैं। 9e, इस पर 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। 3e, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। और प्रश्न कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में उदासीन बिंदु कहां पर होगा। तो मैं कहीं पर भी उदासीन बिंदु ले लेता हूं, मैं यहां पर उदासीन बिंदु लेता हूं, न्यूट्रल पॉइंट। पता करो 9e से कितनी दूरी पर है, ये x है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया r माइनस x। पहले भी कर चुके हैं आप ऐसे सवाल, वो f सेंटर इज इक्वल टू f वाला वो। तो मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल एंड अपोजिट कर देती हूँ। दोनों क्या करेंगे, वहां पर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेट। तो E 9e, 9e के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कर दिया गया है
और ये 3e की घात कर दिया। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए और काट रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं यहाँ इस तरीके से कर रहा हूँ। और 9e में ये हो जाएगा k इंटू 9e अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके कारण k इंटू 3e अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के ई से के ई सॉल्व हो जाएगा, 9 और 3 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, स्क्वायर हटेंगे तो रूट आ जाएगा, रूट 3 अपॉन एक्स 1 अपॉन आर माइनस एक्स। अब आप भली बात ही इसको सॉल्व कर सकते हो, रूट 3r रूट 3x और इधर x एक तरफ ले जाओ, रूट 3x प्लस 1 रूट 3r, रूट 3x प्लस x रूट 3r, x कॉमन ले लिया, रूट 3 प्लस 1 रूट 3r, x इज इक्वल टू रूट 3r अपॉन रूट 3 माइनस प्लस 1। अपॉन में रूट रहता नहीं है तो आप इसका परिमेयीकरण कर दो, इनटू ऊपर नीचे करके रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 कर दो, रूट 3 इंटू रूट 3 3r हो जाएगा, माइनस रूट 3r हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से रूट 3 माइनस रूट 3r अपॉन में 2, ये एक न्यूट्रल पॉइंट की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लो। इसी के साथ हम आज न्यूट्रल पॉइंट वाली बात जो है उसको ख़त्म करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज की जो बेसिक बातें हैं वो अभी समाप्त हुई है। अभी मैंने आपके पास एक ही जो पॉइंट चार्ज है उसके क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालने के लिए बताएं। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम 2 पॉइंट चार्ज 3 पॉइंट चार्ज के कारण मिलाकर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फिर से वही 2af cos θ/2 वाले जो केस हैं वो आप पढ़ के याद रखे वहाँ पर, ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन 12th क्लास से रिलेटेड ये हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ हमारी बुक्स में, पीछे की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। इसकी एक शीट मैं आपको आज भेज दूंगा, आज ही आपको उसका PDF मिल जाएगा, तो आप उसको भी साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।